दोस्तों, जब भी आप सुबह उठते हो तो ये 3 चीज़ें आप ज़रूर बोला कीजिए कि आई कैन, आई विल, आई मस्ट। इससे अपने आप को बूस्ट मिलता है। इससे आप जो भी करना चाह रहे हो, जो भी आपके ड्रीम्स है, उसको पूरा करने के लिए एक पुश मिलता है। क्योंकि जब हम खुद को बोलते हैं कि आई कैन, आई विल, आई मस्ट, ये बोलकर अगर हम बेड से उठते हैं, तो अपनी एक एनर्जी जो है वो आप फ़ील करोगे। क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, बेड से जब उठते हैं तो बेड से उठते भी नहीं है, वहीं पर पड़े पड़े मोबाइल जो है वो ले लेते हैं, क्या क्या आया है क्या क्या नहीं आया है वो देखना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमारी एनर्जी अपने आप डाउन चली जाती है। लेकिन आप जो मोबाइल है वो हाथ में लेने से पहले, अगर आप बेड से उठने से पहले ये चीज़ बोल दो कि आई कैन, आई विल, आई मस्ट, और वो भी वो सोचकर जो आपके ड्रीम्स है उसको आपको आपकी आंखों के सामने रखकर, तो अपने आप आपको देखिए किस तरीके की एनर्जी मिलेगी, और दिन भर वो एनर्जी जो है आपको सस्टेन करेगी, आपको आगे लेके जाने के लिए काम करेगी। तो एक्सपेरिमेंट करके देखिए, एक हफ्ते के लिए एक्सपेरिमेंट कीजिए, और आप जो भी चेंजेस आते हैं वो आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए। तो हमेशा ध्यान में रखिए, आई कैन, आई विल, आई मस्ट। मैप बेस्ड एक्सरसाइज आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पर ये जो कंट्री है, कंट्री कौन सी है ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, और बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं सभी पार्टिसिपेट कीजिए। क्या होगा कि आप अगर कंट्री का नाम भी लिख दोगे तो भी सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता है तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लिखिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जब आप एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो आपको कमेंट सेक्शन जो है वो दिखाई देगा। कमेंट सेक्शन में जो आपने लिखा है वो आपको दिखाई देगा। ये इमेजिनेटिव पावर होती है। इसलिए कोई चीज़ को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। जहाँ पर जिस तरीके से आपको लिखना है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लिखना है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखिए, एंड देन वीडियो को रिज्यूम कीजिए। एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिला सकते हैं। जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, अभी मेडिवल हिस्ट्री भी शुरू हो गया है, जियोग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब जीएस 1 2 3 4 सभी आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, आप डेमो लेक्चर देख सकते हो। और मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एक बार आपने डेमो लेक्चर देखा, उसमें इतने एनिमेशंस, इतनी खूबसूरत तरीके से चीज़ें हैं आपको बताई जा रही है, तो आपको मज़ा आ जाएगा। और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस पर है, मतलब बाकी जगहों पर जितना एक महीने का आपको देना पड़ता है उससे भी कम में आप एक साल का कोर्स जो है वो एंजॉय कर सकते हो। इसीलिए डाउनलोड कीजिए एम एम अकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। तो आज हम 3 जून का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे द हिंदू में आज कौन कौन से एडिटोरियल काम के हैं। तो अगर हम द हिंदू देखते हैं तो हमें ये वाला जो एडिटोरियल है, फेडरलिज्म इम्पेरल, तो ये वाला एडिटोरियल जो है हमें काम का नजर आता है। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल सिनारियो से दी गई है, उसे हम कवर नहीं करेंगे। जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अभी यहाँ पर देखिए एग्जाम फियर अगर हम देखते हैं, अगेन वही सीबीएसई जो है उसके एग्जाम कैंसलेशन, उसके बारे में तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ भी खास निकल कर नहीं आता है। देन अगेन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्लोज टू वैक्सीनेशन गैप इन ग्लोबल लुक स्टेप लॉक स्टेप, तो यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ है वैक्सीनेशन गैप, अगेन ये वैक्सीनेशन के बारे में बात हो रही है। अगेन वही जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, किस तरीके से क्या है, कौन यहाँ पर कम पड़ रहा है, कौन यहाँ पर ज़्यादा जा रहा है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। कई बार हमने वैक्सीनेशन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है देखी है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर फार रेंजिंग टैक्स मेजर्स अगर हम देखते हैं तो इसमें ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बात की जा रही है। याद कीजिए हमने ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स को डिटेल में कवर किया हुआ है। मतलब ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स क्यों लाने की बात की जा रही है ना। देन उसके बाद क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट जो कॉर्पोरेट टैक्स है बहुत सारी कंट्रीज ने बहुत कम कर दिया है, तो इसलिए अगर ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रहता है जो डेवलप्ड कंट्रीज है, क्योंकि उनके वहाँ पर जो बहुत कम कर दिया गया था उनको यहाँ पर थोड़ा बढ़ाना है, जिससे कि उनको क्या हो, उनको सस्टेनेबिलिटी आ जाए। लेकिन वहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो उसको नकार दे रही थी। तो वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर की हुई है हमारे एडिटोरियल्स में। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक भी वीडियो मिस मत किया कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंटरकनेक्टेड होती है, जो आपको बाद में पता चलता है कि हाँ यार जो मैंने जनवरी में पढ़ा था, अब यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसमें भी वो चीज़ जो है वो रिलेवेंस हमें देखने को मिल रहा है। और यूपीएससी तो ऐसी नहीं है कि आपने आज जो न्यूज़पेपर पढ़ा है उस पर क्वेश्चन पूछेगी। वो यूपीएससी तो ऐसी है कि जैन से पूरे क्वेश्चन जो है वो निकालती है करंट अफेयर्स के, उससे भी पुराने निकालती है। इसलिए ऐसा है कि अगर आप अभी पुराने भी अगर न्यूज़पेपर एनालिसिस देख रहे हो तो वो भी आपको बेनिफिट ही करेगा। तो इसलिए आपने अगर नहीं देखा है तो पुराने भी न्यूज़पेपर जो है उसको भी देखिए, जिससे क्या होगा, आपको फायदा वहां पर मिल जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये तो बिल्कुल एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी अगर हम देखते हैं तो पॉलिटिकल एडिटोरियल है, काम का नहीं है।
देन उसके बाद हम आते हैं इंडियन एक्सप्रेस पर। तो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सलेंट सीरीज में काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हमें देखने को मिलते हैं। एक तो है यहाँ पर रूरल, यहाँ पर सेवियर बन पाएगा क्या। देखिए जब फर्स्ट वेव आई थी उसमें जो रूरल इकोनॉमी है वो काफ़ी सस्टेन्ड रही। रूरल सेक्टर ने यहाँ पर काफ़ी हमें हमारी ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट दिया। मतलब जो गिरावट है वो रूरल इकोनॉमी की वजह से थोड़ी बहुत सस्टेन्ड रही। तो अब यहाँ पर जो सेकेंड वेव आई है तो सेकेंड वेव में भी क्या हमारी रूरल इकोनॉमी जो है क्या वो यहाँ पर और सेवियर की तरह काम करेगी, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो है गवर्नमेंट सर्वेंट्स पर बिफोर एंड आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट के पहले क्या उन पर रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, रिटायरमेंट के बाद क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो उसे भी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो इससे आपको पता चलेगा कि हाँ आप अगर आईएएस ऑफिसर बनते हो तो आप पर क्या रिस्ट्रिक्शंस है। देन अगर आप रिटायर हो जाते हो उसके बाद भी अगर आपको पेंशन बोलिए जो भी चीज़ें हैं उसके बाद भी आपके ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं और वो कब तक रहते हैं, तो ये हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं वैक्सीनेशन, देखिए कौन कौन वैक्सीनेशन कहाँ कहाँ ले रहा है ये तो आप खुद भी देख सकते हो, कोई एग्जाम पर्सपेक्टिव से काम करनी है। चलो देन उसके बाद एडिटोरियल पेज देखते हैं। एडिटोरियल पे आइडियाज पेज आज बिल्कुल भी कुछ काम का नहीं आया है इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों में भी अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हाउ टू रिस्टार्ट स्कूल, अगेन स्कूल को रिस्टार्ट करना, वही पूरी घिसी पिटी बातें जो है बताई जा रही है, ये तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं रियल टेस्ट, ये भी यहाँ पर आप देखोगे तो क्लास 12 वही जो हो रहा है एग्जाम कैंसिलेशन वो सब। यहाँ पर फ्यूल जो ऑयल है उसके बारे में यहाँ पर बातें जो है वो की जा रही है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस, बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस जो उसके राइस के बारे में यहाँ पर बातें हो रही है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो यहाँ पर बड़े हैं गवर्नमेंट के पास, है ना, काफ़ी सारे। तो अब गवर्नमेंट जो है उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए, वही सारी बातें यहाँ पर की जा रही है। देन उसके बाद अगर हम आइडियाज़ पेज पर आते हैं तो ये वाला जो एडिटोरियल, मतलब सारे एडिटोरियल आज अगर हम ये वाले पेज पर देखते हैं तो सभी पॉलिटिकल है। ये अगर हम देखें तो पॉलिटिकल है, ये अगर हम देखें तो पॉलिटिकल है, ये अगर हम देखें तो पॉलिटिकल है, मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ भी काम का नहीं है। तो अगर इसमें आप टाइम अगर वेस्ट करना चाहते हो तो आप टाइम वेस्ट कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, काम का नहीं है, कुछ भी देखने लायक नहीं है, बिल्कुल आप छोड़ दोगे तो भी चलेगा। और अब से हम दो जो द हिंदू जो है उसके फ्रंट पेज से लास्ट पेज तक देख रहे थे, अब हम इंडियन एक्सप्रेस जो उसके फ्रंट पेज से लास्ट पेज देखेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो हमें देखने को मिले। तो इन दी एंड जब हमारा एडिटोरियल कवर हो जाएंगे तब हम न्यूज़पेपर जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम आते हैं रूरल जो है क्या वो सेवियर बन सकता है फिर से। जो रूरल इकोनॉमी है जो फर्स्ट वेव में इतनी सस्टेन्ड हुई थी, फर्स्ट वेव में इतनी उसने हमें बचाया था, तो क्या सेकेंड वेव में भी यहाँ पर बचा सकती है। तो कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमी जो है वर्स्ट एवर कॉन्ट्रैक्शन 2020-21 में देखने को मिला, लेकिन जो फार्म सेक्टर है वो एक्चुअली ग्रो हुआ 3.6% से। मतलब सभी जो हमारा ऑटोमोबाइल बोलिए जो भी सेक्टर्स है, सर्विस सेक्टर, सभी सेक्टर जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन उसका हमें देखने को मिला। इवन नेगेटिव ग्रोथ रेट, मतलब रिसेशन जो है, टेक्निकल रिसेशन जो है उसमें भी हम गए, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो हमारा फार्म सेक्टर है एक्चुअली ग्रो हुआ 3.6% से। अब जो सेकेंड ईयर है कोविड-19 पेंडेमिक का, फार्मर जो है वो कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, अनसर्टेनिटीज फेस कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या सेकेंड वेव में भी जो फार्म सेक्टर है, जो रूरल इकोनॉमी है, क्या वो सस्टेन्ड रह पाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा अगर हम यहाँ पर कोरिलेशन देखते हैं तो यहाँ पर जीडीपी वर्सेस फार्म सेक्टर ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। इसमें अगर आप देखो कि यहाँ पर देखिए नेगेटिव इसमें गया है ना, मतलब ये ब्लू इसमें जो है जीडीपी है एंड रेड इसमें एग्रीकल्चर है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये नीचे गया है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया है। ये अगर नीचे गया है जीडीपी तो मतलब फार्म सेक्टर भी यहाँ पर नीचे गया है। अगर जीडीपी नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में हमें देखने को मिल रहा है ना। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि अगर हम 1957 से 1979 देखते हैं तो जब जब जीडीपी नेगेटिव में हमें जाता हुआ देखने को मिला है, तब तब जो एग्रीकल्चर है वो भी हमें नेगेटिव में ही देखने को मिला है। और जितना जीडीपी गया है उससे कई गुना ज़्यादा एग्रीकल्चर जो है वो नीचे जाते हुए हमें देखने को मिला है। इससे हमें एक चीज़ ये पता चलती है कि हमारी जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट एग्रीकल्चर पे थी, बराबर है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो उल्टा हो गया है। मतलब 20-21 में जो जीडीपी है वो हमारे नेगेटिव में गई है, लेकिन एग्रीकल्चर जो है हमारा पॉजिटिव में हमें देखने को मिला है। अब इसके क्या कारण है, इसका एक तो ये कारण हो सकता है कि हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है एग्रीकल्चर पर, कि अगर एग्रीकल्चर नीचे जा रहा है तो हमारी जीडीपी भी नीचे जा रही है, एग्रीकल्चर ऊपर जा रहा है तो हमारी जीडीपी भी ऊपर जा रही है। मतलब पूरी तरीके से हम एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट नहीं है, पहली तो ये चीज़ निकलती है। दूसरी इसमें से हमें ये चीज़ पता चलती है कि जो जीडीपी है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो उसके पीछे कई सारे कारण हैं, लेकिन जो एग्रीकल्चर है वो हो सकता है कि इससे इंडिपेंडेंट रहा हो। मतलब जो बाकी चीज़, जैसे क्या होता है बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिपेंडेंट होती है एक दूसरे पर। अब फर्ज कीजिए कि यहाँ पर जो सर्विस सेक्टर है, ठीक है, सर्विस सेक्टर वो छोड़िए, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर कोई चीज़ बनानी है, ठीक है, समझ लीजिए अगर कोई कंप्यूटर बनाना है या फिर कोई गाड़ी बनानी है, अब वहाँ पर हमें जो उसके लिए बनाने के लिए चीज़ें चाहिए, ठीक है, अगर वो नहीं मिल पा रही है, उसका अगर सोर्स नहीं मिल पा रहा है, तो ये गाड़ी जो है वो भी यहाँ पर हैम्पर हो जाएगी।
है ना, मतलब चीजें क्या होती है एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहती है। लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर अगर हम देखें तो यहाँ पर जीडीपी से कंप्लीटली ऊपर जा रही है, मतलब जीडीपी इतनी नीचे आ गई है, एग्रीकल्चर जो है वो ऊपर जाते हुए हमें देखने को मिला है। तो ये चीज यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है। मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ माइनस, लेकिन यहाँ प्लस हमें देखने को मिल रहा है ना। तो ये चीज है। तो क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण थे इसके पीछे, क्यों यहाँ पर लास्ट ईयर एग्रीकल्चर जो सफर नहीं किया। क्या आप अभी जो हम यहाँ पर थोड़ा स्लाइट पॉज लेते हैं कुछ सेकंड का, क्या आप इसमें सोच सकते हो कि क्या कारण रहे थे कि एग्रीकल्चर जो है वो इतनी सस्टेन रही, एग्रीकल्चर सफर नहीं की, जबकि हमारे जीडीपी जो है वो नेगेटिव में जाते हुए देखने को मिल रही है। अब आपके दिमाग में कई सारी चीजें आ सकती है कि यार जो एग्रीकल्चर है, सबसे पहले तो आपके मन में यही आएगा कि लास्ट ईयर एग्रीकल्चर जो है सफर नहीं किया क्योंकि लॉकडाउन जो है वो नहीं लगाया गया। मतलब लॉकडाउन एग्रीकल्चर के लिए नहीं था, इतना जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया गया जहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर सब कुछ बंद था, लेकिन जो एग्रीकल्चर है उसको खुला रखा गया। एग्रीकल्चर जो है इजीली वो बेच सकते थे, है ना। दूसरा आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या जो बिल लाए गए हैं एपीएमसी है उससे कुछ फर्क पड़ा है, जी नहीं। तीसरा आपके दिमाग में आ सकता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो रेनफॉल है, मानसून है ना। तो बिल्कुल सही, मानसून जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। और कुछ आपके दिमाग में आ रहा है क्या, और कुछ हो सकता है कि जिससे जो एग्रीकल्चर है वो सफ़र नहीं की हो। तो यहाँ पर जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि सफ़र, तो इससे हमें पता चलता है कि यार सफ़र तो करना चाहिए था। क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बहुत सारे होटल्स जो है, रेस्टोरेंट जो है वो बंद थे, वहाँ पर एग्रीकल्चर का बहुत सारा माल जा रहा था, तो फिर वहाँ पर बेचा नहीं जा रहा होगा, है ना। जो एग्रीकल्चर का माल है वो तो बेचा नहीं जा रहा होगा, मतलब डिमांड जो है वो उसकी कम हो गई होगी। फिर कैसे यहाँ पर एग्रीकल्चर तो हैम्पर होना चाहिए था, लेकिन हैम्पर क्यों नहीं हुआ, है ना। तो ऐसे भी आपके मन में सवाल आ रहे होंगे। तो ये सभी सवाल हम यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करें। क्या होता है कि हम जब कोई भी टॉपिक देख रहे हैं, वो जब हम खुद सोचने लग जाते हैं उसके रिगार्डिंग, तो क्या होता है हमारा माइंड जो है वो चारों डायरेक्शन में घूमना शुरू होता है। फिर उसके बाद जब हम उसके रीजंस एक्चुअल में देखते हैं तब हमें पता है अच्छा यार ये भी होता था, ये भी जो आपने नहीं सोचा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है फर्स्ट मानसून। पहला जो है वो तो मानसून ही है कि मतलब समझ लीजिए जो साउथ वेस्ट मानसून सीजन है ये मतलब 1957 में बोलिए, 1965 में बोलिए, 1972 जब हमें नेगेटिव में देखने को मिला था एग्रीकल्चर सेक्टर, है ना। 1979 बोलिए तो काफ़ी एवरेज से बिलो रहा था। लेकिन वही अगर हम 19 एंड 20 देखते हैं तो यहाँ पर अबव नॉर्मल मानसून जो है वो हमें देखने को मिला, मतलब काफ़ी अच्छा मानसून जो है वो हमें देखने को मिला। अब यहाँ पर रेंज जो है ये अब काफ़ी अच्छा आया, सिर्फ मेन मानसून सीजन में ही नहीं, लेकिन पोस्ट मानसून में भी हमें जो बारिश है वो देखने को मिली। और ऐसी बारिश नहीं है कि एकदम फ्लड वर्ड आ गया, पूरी फसलें जो है खराब हो गई, लेकिन जितना मानसून चाहिए था बराबर उतना मानसून जो है हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से क्या हुआ, फसलें जो है उसको काफ़ी अच्छा न्यूट्रिएंट मिला, एंड देन वहाँ पर फसलें जो है काफ़ी अच्छी हमें उगती हुई देखने को मिली। इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो पोस्ट मानसून है वो आने की वजह से क्या हुआ, इससे कोई एग्रीकल्चर को क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो रिजर्वायर्स है, जो ग्राउंड वाटर टेबल है, जो एक्विफायर्स है, ये यहाँ पर क्या हुए, काफ़ी अच्छे तरीके से भर गए, है ना। इससे भी हमें फायदा मिला। दूसरी जो हमें चीज़ देखने को मिलती है वो है कि यहाँ पर लॉकडाउन जो है उससे यहाँ पर एग्जाम्प्ट रखा गया एग्रीकल्चर को, मतलब लॉकडाउन जो है वो यहाँ पर नहीं रखा गया। अब यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी जो रेस्टोरेंट्स, होटल्स, जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ बंद थी, सब कुछ स्टैंड स्टिल थी, सिर्फ एग्रीकल्चर शुरू था। अब जब सिर्फ एग्रीकल्चर शुरू है, समझिए इस बात को, सिर्फ अगर एग्रीकल्चर शुरू है तो क्या उससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? नहीं, सिर्फ एग्रीकल्चर शुरू रखने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या निकल कर आती है कि एग्रीकल्चर का जो माल है वो जाएगा कहाँ, समझ रहे हो, एग्रीकल्चर का माल जाएगा कहाँ? क्योंकि एग्रीकल्चर अगर आप देखोगे तो उसका मोस्ट ऑफ द माल जो है वो होटल्स में बोलिए, रेस्टोरेंट्स में बोलिए, रोड साइड जो ठेले लेके बैठते हैं उनके पास बोलिए, जो स्वीट मीट शॉप्स होते हैं वो बोलिए, जो वेडिंग्स है ना, जो बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं उससे बहुत सारा माल जाता है। लेकिन अब ये सब हो ही नहीं रहा था, मतलब यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ कि अब डिमांड साइड जो है पूरी की पूरी स्थगित हो गई, पूरी पूरी खत्म हो गई। अब जब डिमांड ही नहीं रहेगी तो फिर माल जो है बेचा कहाँ जाएगा? तो अगर यहाँ पर हम खुला भी रखते हैं कि नहीं ये बिंदास जाकर बेचो, अरे खरीदने वाला ही कोई नहीं है तो बेचेंगे किसको? समझ रहे हो ना, खरीदने वाला ही नहीं है तो बेचेंगे किसको? तो यहाँ पर गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने बोला कि टेंशन लेने का ना है, टेंशन देने का, वही हम लोग करता है, टेंशन लेता नहीं है देता है। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्रोक्योरमेंट जो है वो शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला कि हम खरीद लेंगे भाई साहब, तुमसे टेंशन मत लो, क्योंकि तुम ही हो जो हमको वोट देते हो, है ना, इन दी एंड तुम ही से हम वोट मांगते हैं। तो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सारा का सारा प्रोक्योरमेंट जो है वो ले लिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये सब पे प्रोक्योरमेंट ले लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर है फार्मर्स को इतना ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं।
फार्मर्स को ये हुआ कि चलो यार जम गया, मतलब हमारा ये जो माल है ये बराबर तरीके से सही तरीके से बेचा चला गया। तो ये हमें देखने को मिला, जो फर्स्ट इसमें हमें इंस्टेंस देखने को मिल रहे थे। अब यहाँ पर आता है कि ये जो अबव स्टोरी है, ये जो हमने यहाँ पर दोनों चीज़ें देखी जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो सस्टेन रहा है पिछले साल, तो क्या इस साल भी यही चीज़ रिपीट हो सकती है? क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे तो लॉकडाउन जो है वो अलग अलग, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन नहीं लगाया गया, लेकिन अलग अलग राज्य जो है उनकी तरफ से लॉकडाउन देखिए, क्या सब कुछ खुल गया है, नॉर्मल हो गया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर सेकेंड वेव ने तो और ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर दी। तो हम यहाँ पर क्या फिर से वही सारी चीज़ें सस्टेन हो सकती है? तो इसमें सबसे पहले तो आप खुद सोच के देखिए क्या सस्टेन हो सकती है, क्योंकि सब कुछ वैसा का वैसा ही है, एग्रीकल्चर खुला है ना? तो सब कुछ जब वैसा का वैसा है तो क्या अभी भी वैसे ही चीज़ें हो सकती है? तो एक तो मानसून अभी आ रहा है ना? तो मानसून कैसा आता है इस पर डिपेंड करता है। मानसून क्या एवरेज रहेगा, मानसून क्या अबव एवरेज रहेगा, क्या रहेगा? तो पहली चीज़ तो उस पर डिपेंड करती है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो सेकेंड वेव है, सबसे बड़ा कारण जो हमने इतने सारे एडिटोरियल पिछले टाइम में देखे हैं, ठीक है, अभी पिछले कुछ दिनों में जो एडिटोरियल देखे हैं वो इस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहे, या फिर इस पर ये टॉपिक पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। वो कौन सा है? वो है रूरल एरिया में जो कोरोना है वो घुस गया है। याद आ रहा है? रूरल एरिया में कोरोना घुस गया है। तो अब रूरल एरिया में घुस गया है तो वहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उतना अच्छा नहीं है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैम्परिंग जो है रूरल एरिया में वो हमें देखने को मिल रही है। मतलब अब उनको ये पता चल गया है कि यार पिछले इसमें तो हमारे पास आया नहीं था, तो हम जो भी पैसा है वो ट्रैक्टर खरीदने में, इसमें उसमें वो ले रहे थे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो रूरल इकोनॉमी है वो अब बहुत सारे लोग जो है अपनी सेविंग्स या फिर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है उनका बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम जो है हमें देखने, चैलेंज हमें देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस बार का, तो यहाँ पर रूरल डिस्ट्रिक्ट जो है टोटल केसेस काफ़ी राइज हो रहे हैं, है ना? मतलब अभी अगर आप देखोगे तो जो सिटी में मैं हूँ, ठीक है, जो सिटी में मैं हूँ वहाँ पर एक्चुअल में केसेस अगर आप देखोगे तो लगभग 35-40 कुछ केसेस हैं, ठीक है, एक दिन के अगर निकल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट के अगर हम देखें तो मोर देन 2000 है। तो आप समझ रहे हो कि किस तरीके का यहाँ पर पूरा असर जो है वो हो रहा है। तो यहाँ पर रूरल इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये हो सकती है, क्योंकि रूरल जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केसेस जो इंक्रीज हो रहे हैं। कोविड इम्पैक्ट जो एग्रीकल्चर पे यहाँ पर डिपेंड रहेगा स्प्रेड, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द इन्फेक्शन। अगर बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों को अगर इन्फेक्ट कर रहा है वो कोरोना, तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, है ना? और सेकेंड फैक्टर जो यहाँ पर कंसिडर किया जाता है वो मानसून, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो जो मानसून है वो अभी आ रहा है ना, हिट कर चुका है, ऐसा अभी न्यूज़ आ चुकी है केरला में। तो अब यहाँ पर अल्नीनो जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब ज़रूरी है कि अल्नीनो अगर नहीं है तो फिर जो मानसून है वो अबव एवरेज रहेगा ही, ये भी हम नहीं बोल सकते हैं। अल्नीनो नहीं रहा है फिर भी ऐसे कई सारे साल हमें देखने को मिले हैं जहाँ पर जो मानसून है वो हमें कम देखने को मिला है। लेकिन जो आईएमडी उनकी तरफ से बोला जा रहा है कि नहीं, इस बार का मानसून जो है काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल रहने वाला है। थर्ड सोर्स ऑफ अनसर्टेनिटी जो है वो है प्राइस। अब देखिए यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, फार्मर जो है उनकी अगर कुछ भी फसलें जो है वो खराब हो जाती है तो डिपेंडेंट रहते हैं वो एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्म सेक्टर। अब देखिए जो कंटेम्प्रेरी हम सीरीज लेकर आते हैं, कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स की जो सीरीज होती है उसमें मैं डेयरी जो है वो आज या कल अपलोड कर दूंगा, जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स हम लेते हैं, है ना? तो डेयरी फार्म सेक्टर जो हमारे इंडिया में वो क्या, किस तरीके से उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या उसमें इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम डेयरी फार्म सेक्टर के बारे में, क्योंकि 2 एडिटोरियल हमारे हो चुके हैं ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव, 2 एडिटोरियल ऐसे हमने ले लिए हैं जहाँ पर हमने डेयरी सेक्टर के बारे में देखा है। एक तो हमने देखा है कि ये अनऑर्गेनाइज्ड वाला है, दूसरा हमने देखा है कि उसका जो सप्लाई चेन है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ऐसे 2 एडिटोरियल हमने ये 2 टॉपिक्स कवर किए थे। अब यहाँ पर मैं जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स की सीरीज में लाने वाला हूँ उसमें पूरा पूरा लेकर आऊंगा, मतलब वही आपको सीधा रखना पड़ेगा, सीधा छाप देना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम में आता है डेयरी फार्म सेक्टर के बारे में, ठीक है? तो यही ढांचे जो है हमें बनाने पड़ते हैं। तो इसलिए कंटेम्प्रेरी टॉपिक की सीरीज अगर आप नहीं देख रहे हो तो जरूर देखिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो अनसर्टेनिटी जो यहाँ पर डिमांड जो है मिल्क की, पल्सेस की, एग की, मीट की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैम्पर हो रही है। तो ये सब कुछ देखते हुए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो अब सेकेंड जो है इसमें कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये चैलेंजेस जो है उसको ओवरकम कर लिया जाएगा, क्योंकि केसेस जो है कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड पर हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इस पर। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो है गवर्नमेंट सर्वेंट्स बिफोर एंड आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब जो रिटायरमेंट है उसके पहले एंड बाद में क्या रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर रहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स पर। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं, सेंटर ने अमेंड किया है पेंशन रूल सिविल सर्वेंट्स के लिए,
ठीक है, पेंशन रूल अमेंड कर दिया है। नए रिस्ट्रिक्शंस जो है ऑफिशियल्स पर, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, वो यहाँ पर डाले गए हैं रिटायरमेंट के बाद के लिए। तो अब यहाँ पर क्या रिस्ट्रिक्शंस डाले गए हैं, तो यहाँ पर नया क्या है, क्या नया है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट जो है उन्होंने यहाँ पर अमेंड किया है CCS पेंशन रूल 1972। ठीक है, अब इसके तहत अंडर द अमेंडेड रूल 83A ऑफिशियल जो रिटायर हुए हैं सर्टन इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट से, ठीक है, तो मतलब वो हमें ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो सेकेंड शेड्यूल जो है RT एक्ट उसमें हमें देखने को मिलते हैं, तो वो कुछ भी लिख या बोल नहीं सकते हैं अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट परमिशन। ठीक है, मतलब आप अगर रिटायर हुए हो तो आप जाकर अगर बोल रहे हो कि मैंने वहां पर सर्व किया था, मैंने यहाँ पर हमने इस तरीके से हमारे जो हमारा प्रोजेक्ट था उसको इस तरीके से यहाँ पर किया, जो मिशन जुल्फिकार है उसको हमने इस तरीके से यहाँ पर अमल में लाया, ठीक है, ये आप कुछ भी नहीं बता सकते हो, ये आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो। ठीक है, डोमेन जो है ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें कोई भी रेफरेंस इंफॉर्मेशन रहेगी पर्सनल की, डेसिग्नेशन की, वो नहीं बता सकते हैं। एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन किया गया है वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, वो नहीं बता सकते हैं। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो ये रहती है वो आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, जहां पर सोवरेनिटी इंटीग्रिटी जो इंडिया की उसको खतरा हो सकता है। सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है स्टेट का या फिर कोई भी फॉरेन स्टेट के साथ जो भी यहाँ पर रहा है वो भी यहाँ पर आप शेयर नहीं कर सकते हो। मतलब आपके पोस्ट के बारे में आप कोई भी चीज़ शेयर नहीं कर सकते हो, आपका जो एक्सपीरियंस है कोई भी चीज़ आप शेयर नहीं कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि यहाँ पर जो बोला जा रहा है इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट है ना, या फिर सेकेंड शेड्यूल ऑफ RT एक्ट, तो इन लोगों के लिए लागू हो रहा है, तो इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें कौन कौन आते हैं, तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें हमें कई सारे मतलब 26 ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, जिसमें से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, CBI, NCB, CRPF, ITBP, मतलब ये सारे जो है हमें देखने को मिलता है। तो आपका आइडिया आ गया होगा कि कौन इसमें इंक्लूडेड है। तो अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर सर्व करते टाइम क्या हमें देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कुछ रूल्स आते हैं। रूल 7 अगर हम देखते हैं CCS कंडक्ट रूल, तो रिस्ट्रिक्ट करता है गवर्नमेंट सर्वेंट्स को कि वो यहाँ पर स्ट्राइक, कोएजन ये यहाँ पर ना करें, है ना, ये देखने का। रूल 8 अगर हम देखते हैं तो रिस्ट्रिक्ट करता है एक्सेप्ट विद द गवर्नमेंट सेक्शंस, यहाँ पर कि जो भी न्यूज़पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें एडिटिंग या मैनेजमेंट जो है वो ना करें, क्योंकि फिर क्या होगा, उसके जो व्यूज़ है वो बाहर निकलेंगे। बेसिकली सिविल सर्वेंट जो उसको क्या रहना पड़ता है, न्यूट्रल रहना पड़ता है। याद कीजिए एथिक्स के लेक्चर, है ना, तो न्यूट्रल जो है वो रहना पड़ता है। तो न्यूट्रलिटी जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो पब्लिश करते हैं बुक या पार्टिसिपेट करते हैं पब्लिक मीडिया में, तो उनके व्यूज़ जो है वो यहाँ पर पर्सनल रहेंगे, खुद के रहेंगे, और वो गवर्नमेंट के नहीं रहेंगे। इसीलिए आप देखिए जो भी IAS ऑफिसर ट्विटर पर होते हैं या फिर जो भी सिविल सर्वेंट्स ट्विटर पर होते हैं या इंस्टाग्राम पर होते हैं, वो एक लाइन ज़रूर लिखते हैं कि व्यूज़ आर पर्सनल, है ना, व्यूज़ आर पर्सनल, क्योंकि क्या है कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट को। तो अगर वो जो भी चीज़ बोल रहे हैं कि उसको मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है कि क्या ये गवर्नमेंट बोल रहे हैं। जैसे कि केजरीवाल जो है उन्होंने बोला था सिंगापुर स्ट्रेन, तो सिंगापुर जो वो बौखला गए थे, लेकिन बाद में हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि ये केजरीवाल का खुद का अपना पर्सनल व्यू है, वो कोई गवर्नमेंट नहीं बोल रही है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रहा है ना। तो ऐसा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब आते हैं हम रूल 9 पर। रूल 9 जो है रिस्ट्रिक्ट करता है गवर्नमेंट सर्वेंट्स को फ्रॉम मेकिंग स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स या ओपिनियन, राइटिंग, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। ठीक है, कोई भी चीज़ आप यहाँ पर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। एडवर्स जो क्रिटिज्म होगा करंट पॉलिसीज, एक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। आपने देखा होगा कि जो भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं अगर वो क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, स्टेट गवर्नमेंट बोलो सेंट्रल गवर्नमेंट, ये रूल है, ये रूल है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर आप कुछ बोल रहे हो, अगर कोई सिविल सर्वेंट कुछ बोल रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ठीक है, तो वो मतलब कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट उसको सप्रेस कर रही है, पर्टिकुलर गवर्नमेंट उसको रोक रही है, ऐसा नहीं है। ये रूल है कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी गवर्नमेंट, आइदर कोई भी पार्टी हो, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल रहे हो क्योंकि आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप गवर्नमेंट का नमक खा रहे हो, आप गवर्नमेंट से सैलरी ले रहे हो, जिससे सैलरी ले रहे हो उसी को क्रिटिसाइज करोगे क्या। तो यहाँ पर जो पॉलिसीज है, एक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की, उसका क्रिटिसिज्म जो है वो नहीं किया जा सकता है। रूल 9 जो है CCS पेंशन रूल का, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है अगर वो मिसकंडक्ट करता है और रिटायर हो जाता है, कोई भी मिसकंडक्ट अगर करता है और रिटायर हो जाता है, तो वो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जो है सिर्फ और सिर्फ 4 ईयर्स तक हो सकती है जब उसने मिसकंडक्ट जो कमेंट ये कंडक्ट किया है। ठीक है, तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट, अगर रिटायर गवर्नमेंट सर्वेंट है वो क्या एम्प्लॉयमेंट ले सकता है बाद में, तो देखिए रूल 26 जो है वो ये कहता है डेथ कम बेनिफिट रूल यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करता है पेंशनर को, कोई भी कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में वो नहीं जा सकता है फॉर 1 ईयर आफ्टर रिटायरमेंट।
क्या है कि कोई भी कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर देखिए कोई भी कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट बोला जा रहा है, ठीक है, जहां से आपको पैसा मिल रहा है वो होता है कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट, जहां से आपको पैसा मिल रहा है। हाँ, अगर आपको कोई काम कर रहे हो, अगर आप पढ़ा रहे हो लेकिन उसके लिए आप पैसा चार्ज नहीं कर रहे हो, आप पैसा नहीं ले रहे हो, तो वो ठीक है। यूट्यूब पर कई सारे आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जो है वो कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो दैट इज फाइन। लेकिन आप कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में अगर जा रहे हो तो फिर वहां पर प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। फॉर 1 ईयर, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर आप नहीं कर सकते हो, हाँ 1 साल होने के बाद आप कर सकते हो। इसको कहते हैं हम कूलिंग ऑफ पीरियड। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। कूलिंग ऑफ पीरियड पहले 2 साल का था लेकिन उसको कम करके अब 1 साल का कर दिया गया है। कूलिंग ऑफ पीरियड क्यों रखा जाता है? कूलिंग ऑफ पीरियड आपने और एक संदर्भ में सुना होगा, वो क्या है? जुडिशियरी, पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स ऑफ जजेस। याद कीजिए, पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स ऑफ जजेस। क्या होता है कि कूलिंग ऑफ पीरियड क्यों दिया जाता है? क्योंकि सोचिए कि अगर कोई एक आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, अब वो गवर्नमेंट को या किसी को बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। समझ लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, एक आईएएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर के हाथ में बहुत पावर होती है। अब समझ लीजिए कि अगर वो अच्छी खासी पोस्ट पर है, बहुत अच्छी पोस्ट पर है, एंड देन उसके बाद अब कोई, समझ लीजिए एक प्राइवेट कोई कंपनी है, ठीक है, अब वो प्राइवेट कंपनी बोल रही है कि तुम मेरे को तुम्हारा रिटायरमेंट के 1 साल बाकी है, तुम 1 साल में हमको पूरा फेवर करो, पूरी तरीके से हम पूरा मिसकंडक्ट करते हैं, मिस माल प्रैक्टिसेस करते हैं, हमको पूरा फेवर करो। 1 साल के बाद जब तुम रिटायर हो जाओगे हम तुमको जॉब दे देंगे। तो इससे क्या होगा? इससे उसका ईमान जो है वो यहाँ पर डगमगा सकता है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाता है कि भाई साहब किसका भी फेवर वगैरह लेना, 1 साल तो बहुत है यार, 1 साल के बाद फिर प्रॉब्लम ये हो जाते हैं, तो कोई किसी को फेवर ना करे, है ना, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये चीज़ इसलिए कूलिंग ऑफ पीरियड जो है वो दिया जाता है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज जब सर्व कर रहे हैं तब, है ना, तो यहाँ पर कंडक्ट रूल जो है ये बार करता है गवर्नमेंट सर्वेंट को कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड रहे, या किसी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन दे, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में कुछ करे। न्यूट्रल रहना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, लेकिन ये न्यूट्रलिटी जो है बहुत कम हमें देखने को मिलती है। हालांकि न्यूट्रलिटी रहनी चाहिए, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का खुलेआम हमें जो एक समझ लीजिए बायसनेस है वो देखने को मिलती है ना। मतलब जैसे हमने जो सुशांत सिंह राजपूत है उसके टाइम पर जो बिहार के थे, है ना, एक आईपीएस ऑफिसर, उनका देखा था कि गवर्नमेंट की तरफ से ही कंप्लीटली वो बोल रहे थे, एंड देन हमें वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से क्या है कि हमें न्यूट्रल भी रहते हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो है न्यूट्रलिटी रहनी चाहिए, ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब आपको बहुत सारी जगहों पर ये देखने को मिलेगा, आपके मन में सवाल अभी आ भी रहा होगा कि यार ये पॉलिटिकल पार्टी जो उनको तो ज्वाइन करते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो क्या वो कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में नहीं गिना जाएगा? क्या वो ऐसे इसमें नहीं गिना जाएगा कि यार ये तो फिर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि सर्वेंट को रोके कि वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रिटायरमेंट के बाद, ठीक है। अगर हम 2013 देखते हैं तो इलेक्शन कमीशन जो है उसने यहाँ पर डीओपीटी को लिखा था, लॉ मिनिस्ट्री को लिखा था कि यहाँ पर कूलिंग ऑफ पीरियड उसमें भी दिया जाना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करे, लेकिन वो खारिज कर दिया गया, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि वो आर्टिकल 14 जो उसको वायलेट करता है कि हर इंसान को आज़ादी है, ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा कि किसी को जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसमें आना है उसमें। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब इसमें आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है? ये जो भी रूल्स यहाँ पर लाए गए हैं, नए रूल्स बोलिए, जो पुराने रूल्स है, इस पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि आप भी आगे भावी बोलते हैं ना ऐसे, भावी अधिकारी बनने वाले हो, है ना। तो आपकी राय जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जिससे पता चले कि आपका क्या विचार है इस चीज़ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एडवर्स चेंजेस, फेडरलिज्म इम्पेरल। अब यहाँ पर क्या है फेडरलिज्म? आप सभी को पता है फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म क्या होता है? सेंटर है एंड स्टेट है, ठीक है। सेंटर के पास भी पावर है एंड स्टेट के पास भी पावर है, इससे हम कहते हैं फेडरलिज्म। नहीं तो क्या यूनिटरी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो मतलब सेंटर के हाथ में पूरी की पूरी पावर है। जैसे कि हम अगर बोले तो जैसे चाइना, सेंटर के हाथ में पूरी पावर है। अगर हम बात करते हैं यूएसए, तो वहाँ पर कंप्लीट फेडरलिज्म हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर सेंटर के हाथ में पावर है, स्टेट्स भी अपने अपने पावरफुल है, इतने पावरफुल है कि उनकी अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन भी है ना। तो इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में भी पावर जो है स्टेट और सेंटर दोनों के हाथ में है। तो वो कैसे हमें पता चलता है? वो हमें जो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, उससे पता चलता है कि यार स्टेट के हाथ में पावर है कि वो अपने कानून बना सकती है ना। लेकिन हमारे यहाँ पर फेडरल मतलब ये बोला जाता है, कॉसी फेडरलिज्म बोला जाता है। क्यों? क्योंकि कई ऐसे इंस्टेंस है जहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी पावर अपने हाथ में ले सकती है, अपने अंडर में ले सकती है, बराबर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? फेडरल कोएलिशन की यहाँ पर जरूरत है, जिससे कि यहाँ पर प्लूरल आइडियाज जो है इन टर्म ऑफ कल्चर एंड पॉलिटिक्स हम प्रिजर्व कर सकें। तो वही क्रिटिसिज्म वाला है,
लेकिन जितना हद तक हो सके हम यहाँ पर निचोड़ेंगे हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है। देखिए बैकग्राउंड थोड़ा देख लेते हैं। डॉक्टर विनोद पॉल, नीति आयोग मेंबर हेल्थ, उन्होंने कहा कि लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन, यहाँ पर पुअर मैनेजमेंट एंड ऑनगोइंग कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का कमतरता, यहाँ पर जो पुअर मैनेजमेंट है ऑनगोइंग वैक्सीनेशन ड्राइव में, ये हमें देखने को मिल रही है। मतलब इसमें यूनियन गवर्नमेंट जो है इनटू सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्न हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर। अभी देखिए क्या है, जो हमने लिस्ट की बात की, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट में से कई सारे सब्जेक्ट्स है ना, तो कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पर एक्सक्लूसिवली जो राज्य सरकार है उनका अधिकार है। लेकिन जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी बार हस्तक्षेप किया है, उन्होंने काफ़ी बार उसमें घुसने की कोशिश की है, एनक्रोच करने की कोशिश की है। जैसे कि फार्म बिल, फार्म बिल लेकर आए, एग्रीकल्चर अगर हम देखें तो स्टेट में है, लेकिन फिर भी फार्म बिल लेकर आए, है ना। फिर हेल्थ से रिलेटेड बोलिए, आयुष्मान भारत, कई सारे राज्य है जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया आयुष्मान भारत, ये जो स्कीम है हेल्थ से रिलेटेड। तो ऐसी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अभी देखिए इसमें अगर हम देखिए यूनियन एनक्रोचमेंट जो होता है, यूनियन जो घुसने की कोशिश करती है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया सेंटर जो है सेवरल ओकेजन पर उन्होंने अपनी पावर इस्तेमाल की, जहां पर उन्होंने स्टेट को डिसमिस ही कर दिया, गवर्नर का इस्तेमाल किया, जिससे कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है स्टेट में, राज्य में, उस पर यहाँ पर कब्जा जमा सके। क्या होता है समझ लीजिए, एक कोई पर्टिकुलर सेंटर है, सेंटर में एक पर्टिकुलर XYZ सरकार है, बीजेपी की सरकार है। देन उसके बाद कोई ऐसा स्टेट है, महाराष्ट्र है जिसमें बीजेपी की सरकार है, जो तमिलनाडु है बीजेपी की सरकार है, बिहार है वो बीजेपी की सरकार है। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हाँ इसमें नहीं है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। राजस्थान बीजेपी की सरकार है, और फिर समझ लीजिए कि यहाँ पर समझ लीजिए कि कर्नाटका है, वहाँ पर अगर बीजेपी की सरकार नहीं है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, बीजेपी क्या करेगी, यहाँ पर गवर्नर का रूल जो है, प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो लगा देगी, जिससे इसको क्या कर डिसमिस कर देगी कि अब यहाँ पर भी बीजेपी जो है वो जो बोलेगी उसी तरीके से चलेगा। तो ये जो है ये कई बार कई इंस्टेंस में किया गया, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस तरीके के इंस्टेंस जो है वो अपनाए। ड्यूरिंग इमरजेंसी एजुकेशन जो उसको मूव किया गया कॉन्करेंट लिस्ट में, जो उस वक्त तक स्टेट लिस्ट में था। फिर उसके बाद यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन जो है, रिसोर्स एलोकेशन, वेलफेयर इंटरवेंशन, उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि सेंटर जो है वही अपना कब्जा जमाने की कोशिश करती है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमें एक देखने को मिलता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स हालांकि एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखने को मिलता है, लेकिन स्टिल यहाँ पर स्टेट जो है वो अलग अलग अपने अपने टैक्सेस लगाते थे, वैट टैक्स लगाते थे जो पूरा का पूरा स्टेट को मिलता था। लेकिन अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ गया, जहाँ पर सभी जो राज्य है, क्योंकि वैट अलग अलग लगाया जाता है अलग अलग राज्यों के द्वारा, अब यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, भैया एक ही टैक्स रहेगा, सब हर राज्य जो है वो एक ही टैक्स लगाएगा। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि अब उनकी जो इनकम है कम हो गई है। सेंटर ने यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है कंट्रोल ओवर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम उसमें भी कर लिया है, एजुकेशन हेल्थ से रिलेटेड बोलिए, है ना। इंस्टीट्यूशनल जो ट्रांसग्रेशन है, देखिए सेंटर जो है वो यहाँ पर जो वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटीज़ के, फंडेड एंड रन बाय स्टेट गवर्नमेंट, उसमें भी यहाँ पर सेंटर आ रहा है। मतलब अपॉइंटमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा, जो स्टेट गवर्नमेंट जिनको सैलरी दे रही है उसकी भी अपॉइंटमेंट सेंटर के द्वारा की जा रही है। डायरेक्ट ट्रांसफर जो बेनिफिशियरीज हुए वेलफेयर स्कीम्स का, यहाँ पर स्टेट्स को बाईपास किया जा रहा है, उनका यहाँ पर डायनेमिक लिया नहीं जा रहा है ना। देन यहाँ पर जो सेंटर है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो उनको यहाँ पर इंक्रीजिंगली इग्नोर करती जा रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप जब फेडरलिज्म के बारे में अगर आपको पूछा जाए कि हमारे यहाँ पर फेडरलिज्म जो है क्या वो डाइल्यूट हो रहा है, तो उसमें सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, ये सारे पॉइंट्स को आप इंक्लूड कर सकते हो। देन उसके बाद लेकिन आपको पॉजिटिव इसमें भी जाना है कि स्टिल एज आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड राइट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, काफ़ी सारा स्कोप है कि वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर जो है वो एंजॉय करती है। एंड वहाँ पर कई सारे ऐसे इंस्टेंस हुए हैं, आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, आयुष्मान भारत के लिए वेस्ट बंगाल का दे सकते हो आप, जो समझ लीजिए कि अलग अलग जो राज्य है, कई सारे इंस्टेंस ऐसे हुए जहाँ पर राज्यों ने अपनाया नहीं है ना। वो एग्रीकल्चर के बारे में आप बोल सकते हो, पंजाब आप ले सकते हो, है ना, एग्रीकल्चर बिल जो है, तो कई सारे ऐसे राज्य है जिन्होंने वो चीज़ अपना ही नहीं। तो ऐसे भी कई सारे इंस्टेंस हमें देखने को मिले, तो उससे हमें पावर जो है स्टेट्स की वो भी देखने को मिलती है। सेंटर की तरफ से भले ही आ जाए, लेकिन वो स्टेट जो है वो नहीं सुनेगा, है ना। वो होता है ना सास बहू, कि सास ने कितना भी बोल दे बहू नहीं सुनेगी, सुनना ही नहीं भाई साहब। तो वैसा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप यहाँ पर कोट कर सकते हो। तो चलिए हम न्यूज़पेपर पर चलते हैं। आज इंडियन एक्सप्रेस देखेंगे और देखेंगे क्या खास है आज के न्यूज़पेपर में। अगर हम फ्रंट पेज में अगर हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने गवर्नमेंट से बोला है वैक्सीन रोड मैप, ठीक है, वैक्सीन रोड मैप जो है उसके बारे में यहाँ पर बोला है। एंड पॉलिसी फॉर 18 to 14 टू पे आर्बिट्री एंड इरेशनल। क्या है कि यहाँ पर क्या हुआ कि 45 के ऊपर जो है ना, जो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं उनको यहाँ पर पे नहीं करना पड़ेगा, उनको वैक्सीन के लिए पे नहीं, फ्री मिलेगी। लेकिन अब 18 to 24 जैसे ही आ गया, वहाँ पर अब पे करना पड़ेगा। अब एक तरफ से इसका तर्क हम ये निकाल सकते हैं कि ये जो 18 to 44 है वर्किंग पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है, तो इसलिए ये लोग पे करेंगे।
लेकिन दूसरी बात ये भी निकल कर आती है कि फिर ये हमारे जो आर्टिकल्स है राइट टू इक्वालिटी इसको भी हैम्पर करता है ना। तो अब इसमें आपका क्या बोलना है, क्योंकि बहुत इसमें भी केस स्टडी आ सकती है कि क्या यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि किसी को वैक्सीन, तो क्या आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए, कि सबको अगर फ्री दे रहे हैं तो पूरे पॉपुलेशन को फ्री दिया जाना चाहिए, तो क्या यहाँ पर हमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। क्योंकि इसमें ये नहीं बोला जा रहा है कि जो अमीर है उसको पे करना है, जो गरीब है उसको नहीं करना है। 18 to 44 में बहुत सारे गरीब लोग भी आते हैं जो पे नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर क्या आर्टिकल 14 वायलेट होता है, तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन जो है आपको आ सकते हैं। तो इस तरीके से हमें न्यूज़ को पढ़ना पड़ता है। हम क्या पढ़ते हैं, अच्छा 18 to 44 को पे करना पड़ेगा, आर्बिट्रेरी इरेशनल बोला गया है, तो हम ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट मतलब जो यूपीएससी क्वेश्चन ऐसा पूछेगी कि 18 to 44 इज आर्बिट्रेरी इरेशनल, तो हम बोलेंगे हाँ हाँ ये तो आर्बिट्रेरी इरेशनल है। लेकिन क्या ये आर्टिकल 14 को वॉयलेट करता है, ये यहाँ पर सवाल काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको खुद की यहाँ पर बुद्धि जो है वो लगानी पड़ेगी, समझ रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पर कोविड ऑर्फन जो है महाराष्ट्र में, उनको 5 लाख रुपीज जो है वो दिए जाएंगे एज ए एफडी, ठीक है, और मंथली एड भी दिया जाएगा। मतलब समझ लीजिए 1125 मंथली उनको दिए जाएंगे, उनके गार्डियन जो उनको जो ऑर्फन है, मतलब जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है कोविड की वजह से, ठीक है, उनको दिया जाएगा। एंड 5 लाख रुपीज जो एज ए एफडी दिए जाएंगे, जब वो 21 साल के हो जाएंगे तब उनको मिल जाएगी इंटरेस्ट के साथ। तो ये है। देन एससी ऑन वैक्सीन शॉर्टेज, यहाँ पर चार्ज विथ मैन स्लॉटर, तो यहाँ पर चार्ज भी किया जाना चाहिए, ऐसा भी यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पर, पेंशन वाला जो आपको पता है। देन उसके बाद कैंसिल हो गई है एग्ज़ाम, ये भी आपको पता है। बाकी कुछ भी खास न्यूज़ जो है ये नहीं आ रही है। हाँ, ये एक न्यूज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पर नासिक में बुद्धिस्ट केव्स जो है कॉम्प्लेक्स अ चांस न्यू फाइंड। देखिए ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज यहाँ पर ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर जो है उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है त्रिशमी बुद्धिस्ट केव, जिसको पांडवलिनी जो है ये भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर नासिक में बुद्धिस्ट केव्स, इसके बारे में आपको सीधा क्वेश्चन जो है पूछा सकता है, मेंस में भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने 3 मोर केव्स जो है सेम एरिया में फाउंड किया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तो इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, कब स्टैब्लिश हुआ, क्या करता है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखें एंटीक्विटी जो है केव्स की, यहाँ पर ड्वेलिंग ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क ये स्टैब्लिश करने का आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। एंड यहाँ पर अगर हम देखते हैं त्रिरश्मि या फिर पांडवलिनी केव्स है, ग्रुप ऑफ 25 केव्स है जो कार्व्ड आउट की गई है त्रिरश्मि हिल्स, ठीक है, 2nd सेंचुरी बीसी एंड 6th सेंचुरी एडी में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड यहाँ पर सलीम पटेल मल्टीटास्किंग स्टाफर है एएसआई नासिक, इन्होंने यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो कही है। तो बाकी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन यहाँ पर जो हमें केव देखने को मिल रही है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, किससे रिलेटेड है ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पता रहने को आना। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं तो यहाँ पर कुछ भी खास न्यूज़ नहीं है, वही जो चीज़ें हैं वैक्सीनेशन से रिलेटेड इससे उससे वही हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ में जाते हैं तो अगेन स्टेट ओरिएंटेड यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आ रही है, जहाँ पर बाकी कुछ खास नहीं है, ऐसी चीज़ें जो है हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड जो फंगल डिसीज़ है उसके बारे में तो आपको पता ही है, यहाँ पर फंगल डिसीज़। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं तो अगेन वही जो स्टेट ओरिएंटेड न्यूज़ है वही हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड नेक्स्ट 7th पेज पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आसाम डॉक्टर है उसको यहाँ पर असॉल्ट किया गया कोविड पेशेंट की डेथ होने के बाद। तो यहाँ पर सवाल यही आता है, एक एथिकल पर्सपेक्टिव से आता है कि क्या ऐसा होना चाहिए और इसको करने के लिए क्या हम कैसे रोक सकते हैं, है ना, कैसे हम कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, ये यहाँ पर सवाल जो है वो खड़ा होता है। तो आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं कि जहाँ पर डॉक्टर जो है उनको बहुत ज़्यादा मारा जा रहा है। अब देखिए डॉक्टर जो है, हालांकि ऐसा भी होगा कि बहुत ज़्यादा उसने कोशिश की, लेकिन लोगों के मन में बहुत आक्रोश है, इसलिए लोग जो है वो मारना शुरू कर देते हैं। तो कैसे आप रोकोगे, क्योंकि ये जो चीज़ है ये ऐसा नहीं है कि आप कोई लॉ लाकर रोक दोगे, कानून कितना भी लेकर आ जाओ, यहाँ पर मॉब जहाँ पर इन्वॉल्व होता है वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट रहते हैं। तो कैसे आप इस चीज़ को रोकोगे, कैसे कॉन्फिडेंस में लाओगे, क्योंकि अरेस्ट तो किए जा रहे हैं लेकिन फिर भी हमें बहुत ज़्यादा ऐसी हरकतें देखने को मिल रही है। तो कैसे आप रोकोगे, क्या करोगे इस चीज़ में, ये ऐसे जो सवाल है ये काफ़ी निकल कर आते हैं, ठीक है। तो इस पर आपको सोचना पड़ेगा। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये भी एक्सप्रेस नेटवर्क, इसमें भी जो न्यूज़ है वो कोई ऐसी न्यूज़ निकल कर नहीं है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यूएपीए के बारे में आ रहा है, तो यूएपीए क्या है ये आपको पता रहना चाहिए। हालांकि हमने कई सारे न्यूज़पेपर जब हम देखते हैं तो न्यूज़ में हम इसको कवर किया, यूएपीए मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। देन एक्सप्लेन सीरीज़ है, देन एडिटोरियल आइडियाज़ पेज हमने देख लिया है। देन एक्सप्रेस नेटवर्क अगर हम आते हैं, अगेन यहाँ पर म्यूकोरमाइकोसिस जो है उसके बारे में यहाँ पर आ रहा है। 1 of 5 म्यूकोरमाइकोसिस केस फ्रॉम महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ठीक है। तो म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको है ही, हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है ना। देन उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो बाकी
यहाँ पर दिल्ली जो है वहाँ पर ऑक्सीजन शॉर्टेज हो रहा है और सिर्फ जो ट्रीज है उनको प्लांट करना है सोल्यूशन हो सकता है, ऐसा यहाँ पर मिनिस्टर के द्वारा बोला जा रहा है। ठीक है, तो दिल्ली एनवायरमेंट मिनिस्टर जो है उन्होंने यहाँ पर कहा है कि शॉर्टेज ऑक्सीजन का काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और ट्री प्लांटेशन यहाँ पर किया जाना चाहिए। तो इसमें अब ये भी आता है कि ट्री प्लांटेशन किस तरीके से किए जाए और क्या इससे एक्चुअल में कितना फ़ायदा होगा, ये भी सारी चीज़ें जो है वो निकल कर आती हैं। देन इकोनॉमी अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमी में हमें यहाँ पर टू प्रिवेंट डिले इन LIC IPO वैल्यूएशन प्रोसेस ऑन फास्ट ट्रैक, ठीक है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मतलब बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो IPO है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है ना, इसमें अगर आप देखोगे तो ओन्स मेनी प्राइम प्रॉपर्टीज अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, एंड यहाँ पर जो वैल्यूएशन है प्रोसेस LIC का लाइफ इंश्योरेंस का, इसके बारे में यहाँ पर बातें हो रही है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हमने हमारे इकोनॉमी की जो लेक्चर्स है MM Academy ऐप पर उसमें कवर किया हुआ है लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। एंड उसी के साथ साथ नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट्स है क्लाइम हुआ है 67% ट्रेड डिफिसिट नैरोज। जब यहाँ पर बट ऑब्वियस है कि जब हमारा एक्सपोर्ट क्लाइम होगा तो ट्रेड डिफिसिट जो है वो नैरो होता जाएगा, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो यहाँ पर इम्पोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट कितना है एंड इम्पोर्ट कितना है, आप यहाँ पर देख सकते हो मई में, है ना। तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सपोर्ट हमारा राइज हो रहा है, इम्पोर्ट अगर हमारा कम रहता है, एक्सपोर्ट अगर हमारा राइज रहता है, तो मतलब क्या है, हमारे को ज़्यादा फायदा रहता है ना, क्योंकि पैसा जो है वो हमारे पास आ रहा है। अब यहाँ पर क्रूड प्राइस जो है वो कैसे क्लाइम हुए 2 ईयर हाई। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है क्रूड प्राइस जो है ये 2 ईयर्स हाई हमें देखने को मिल रहा है, वे ब्रेंट राइजिंग अबव 71 बैरल मार्क। अब यहाँ पर क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों राइज हो रहे हैं? देखिए क्रूड प्राइसेस जो है यहाँ पर स्टेडीली राइज हो रहे हैं। यहाँ पर 52 पर बैरल थे, उसके बाद से कंटिन्यूस में राइज होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। एक टाइम तो ऐसा था यार नेगेटिव में चला गया था अगर यूएसए की बात करें, है ना। तो इसमें डिमांड एंड सप्लाई का पूरा खेल होता है। तो यहाँ पर क्या है, सप्लाई को कम कर दो, मतलब क्या है, यहाँ पर सप्लाई जो उसको कट कर दो, सप्लाई कट हो जाएंगे अपने आप, यहाँ पर जो प्राइजेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। प्लस यहाँ पर इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो भी देखने को मिल रही है, इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, लॉकडाउन खुल गया है, इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, तो अपने आप यहाँ पर जो ऑयल है उसकी जरूरत पड़ रही है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर दो चीजें हो रही है। दो चीजें कौन सी, एक तो डिमांड जो है वो यहाँ पर हो रही है राइज एंड सप्लाई जो है वो हो रहा है कम। अब डिमांड सप्लाई याद कीजिए, डिमांड सप्लाई का क्या खोलो, डिमांड राइज होती है तो प्राइजेस राइज होती है, सप्लाई अगर कम होती है तो भी प्राइसेस राइज होती है। तो यहाँ पर दोनों हो रहा है, इसलिए सडनली यहाँ पर प्राइसेस जो है उसका बूम हमें देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पर है। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इन्होंने सप्लाई कट किया है। यहाँ पर हाई क्रूड प्राइसेस जो है क्या वो इंडिया को इंपैक्ट कर रहा है, तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो राइजिंग प्राइसेस है वो यहाँ पर इंपैक्ट करेंगी। प्राइस जो है पेट्रोल के वो यहाँ पर हाइक हो गए हैं बाय ₹10। अभी देखिए जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको करंट इश्यूज पढ़ने हैं, करंट इश्यूज समझना है, तो उसके लिए आपको स्टैटिक पोर्शन का अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। अब हमने हमारे जो इकोनॉमी का कोर्स है MM Academy ऐप पर, उसमें जो बैंकिंग है वो हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। मतलब जो इंडियन इकोनॉमी पर रमेश सिंह किताब है उसका 12th चैप्टर बैंकिंग इन इंडिया जो है हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने यहाँ पर जो रेपो रेट्स होते हैं, RBI मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, उसके बारे में अच्छे तरीके से देखा है। अब इसमें यहाँ पर आप देखिए, अब ये न्यूज़ आपको समझने में कितनी आसानी जाएगी। फर्दर रेट कट्स नॉट लाइकली, RBI यहाँ पर अकोमोडेटिव स्टांस रख सकता है। अब यहाँ पर आपको अकोमोडेटिव क्या होता है, अकोमोडेटिव स्टांस क्या है, उसी के साथ RBI यहाँ पर रेट कट, मतलब क्यों रेट कट जो है वो कट नहीं कर रहा है, तो ये सब आपको सिर्फ टाइटल देख के ही समझ में आ जाएगा। मतलब इसमें क्या होता है, जब आप स्टैटिक पोर्शन आप अच्छे से कर लेते हो ना, तो आपका यहाँ पर जो न्यूज़पेपर है, जो करंट इश्यूज है, वो पढ़ने में टाइम भी बचता है। आपको यहाँ पर अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, अंदर आपको पता है क्या होगा कि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है उसका डर यहाँ पर मंडरा रहा है, जो फूड इन्फ्लेशन है, बट ऑब्वियस है कि हमें कुछ दिन पहले देखने को इन्फ्लेशन राइज हो रहा है, उसमें फूड इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलता है ना। तो इससे क्या है, यहाँ पर अनचेंज जो है वो रखा जाएगा, रेपो रेट अनचेंज रखा जाएगा। तो जिससे क्या होगा, जिससे बट ऑब्वियस है अपने आप यहाँ पर जो लेंडिंग रेट्स है वो भी यहाँ पर अनचेंज हमें देखने को मिलेंगे, और बैंक चाहता है कि लेंडिंग रेट जो है वो अनचेंज रहे, RBI चाहता है। स्पोर्ट्स में अगर हम देखते हैं तो हमें कुछ भी खास जो है वो देखने को नहीं मिलता है। वर्ल्ड अगर हम देखते हैं तो अगेन वही सारी चीजें हो रही है, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान यहाँ पर मीटिंग रखेंगे अफगान पीस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर पाकिस्तान एंड चाइना जो है वो घुसने की कोशिश करेगा अफगानिस्तान केस में, क्योंकि अब USA जो है वो निकल गया है ना। अब यहाँ पर एक कोशिश करते रहेंगे। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसराइल, जो लिपिड यहाँ पर है, जायंट्स मूव क्लोजर टू अनसेटिंग नेथन्यू। ठीक है, ये इसराइल में जो कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं। ईरान का लार्जेस्ट वॉरशिप कैचेस फायर, ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, फायर जो है वो लग गया। देन उसके बाद बाकी जो है, बाकी कुछ भी न्यूज़ जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से हमें न्यूज़पेपर देखने को मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। शेयर ज़रूर कर लिया कीजिए, जिससे क्या होगा दूसरों को भी फ़ायदा मिलेगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।